हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू नगेट में। स्वागत है आप सबका मेरे साथ। कैसे हैं आप लोग? चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि एक और इंटरव्यू हम करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विपिन सर की। विपिन सर सेकंड ग्रेड में इन्होंने अपना एग्जाम निकाला था, टॉपर में आए थे ये भी, ठीक है। बाकी की बातें सारी की सारी मैं विपिन सर से कहलवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे जुड़े हैं। तो वो सर, आप क्या कहेंगे? शुरू में थोड़ा सा अपने बारे में बताएं बच्चों को, जो बच्चे आपसे जुड़े हैं। धीरे धीरे अपनी बात करेंगे, कैजुअल अपना इंटरेक्शन रखेंगे, बातचीत करेंगे, सब चीज। गुड आफ्टरनून सर। माई सेल्फ विपिन कुमार शर्मा। और मैंने सेकंड ग्रेड जो 2008 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद में उसमें काफ़ी टाइम लगा था, और 2011 में जिसकी पोस्टिंग मिली थी वो एग्ज़ाम क्लियर किया था और मेरी 307 रैंक आई थी। इस एग्ज़ाम के अंदर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी ऐसा लगा कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं आरपीएससी एग्ज़ाम करवाएगी नहीं करवाएगी। सेम सिचुएशन जैसी आजकल हो जाती है कई बार कि हम एग्ज़ाम के लिए बहुत वेट करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है एग्ज़ाम के होने के चांसेस नज़र नहीं आते। या तो हम हार मान के छोड़ देते हैं कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं, या हम छोड़ देते हैं हमारी किस्मत पे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल। हुआ और एग्ज़ाम हुआ। चलिए सर, अभी इसके वर्तमान बाद। में मैंने हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आपने, मतलब मैंने ये सुना हाँ कि सर। आपने सीजीएल भी निकाला। इसके बाद कई एग्जाम निकाले, इवन आपने शादी के टाइम पे अपना एग्जाम निकाला। उनके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, बच्चों को बताएं उसके बारे में भी। हाँ बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी मैरिज के आसपास फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था, तो उस एग्ज़ाम में मैंने ट्राई किया। उसमें जस्ट थोड़े बहुत नंबर कम रह गए थे। और एक बार उसमें जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। उसके बाद मैंने अभी एसएससी सीजीएल 2017 वाला जो एग्ज़ाम था वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ के कहने पर उसको क्लियर करने का किया अटैम्प्ट। उसमें क्या है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और विदाउट एनी कोचिंग मैंने जो है प्री उसका क्लियर हुआ, मेंस मेरा क्लियर हुआ, टीयर 3 भी उसका क्लियर हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं पहुंचा। बट बहुत चूंकि बढ़िया सर, बहुत टाइम थोड़ा बढ़िया। निकल चुका था। जी जी। अपॉर्चुनिटी क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एज जो है इतनी हो जाती है कि अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी पीछे रह जाती है। तो मेरी एज 32 के आसपास होने वाली थी। तो मेरा लास्ट और फर्स्ट है दोनों अटेम्प्ट, आप कह सकते हैं कि मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट था सीजीएल में। तो उसके साथ ही मैंने जो है मतलब उसको क्लियर कर लिया। लेकिन एक्चुअली में क्या था कि जो पोस्ट होती हैं, जब एज अपन 27 से ऊपर लेते हैं तो कुछ ही लिमिटेड पोस्ट रह जाती है हमारे लिए, और हमारे पास इतने चांस नहीं होते जितना हम चाहते हैं। तो लिमिटेड पोस्ट के साथ में आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रह जाती है। तो इसलिए क्या है कि फिर मैंने वो मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में पहुंचा। और सर, ये ये मैं कहना बहुत बड़ी चाहूँगा। बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो एक तो आपका 2011 वाला पेपर निकला, उसके बाद हार ना मानना, उसके बाद लगे रहना किसी भी चीज के लिए, शादी है, वाइफ भी है, घर भी है, उसके बाद अटेम्प्ट करना और पहले ही अटेम्प्ट में वहां तक पहुंच जाना, एक इंस्पिरेशन है आप सब बच्चों के लिए। अच्छा लगा बहुत, एकदम मतलब शुरू में ही ना आपकी कहानी में सुन के ऐसा लगा कि कोई भी बच्चा एग्जाम छोटा निकालने के बाद आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि वो रुके। क्या मैं गलत कह रहा हूँ विपिन सर? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्री बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ था, जब मैंने प्री बीएड का एग्ज़ाम दिया था, तो सिचुएशन ऐसा हुआ कि मतलब अपनी मेहनत साथ देती है। तो ऑल राजस्थान में प्री बीएड में मेरी 17th रैंक थी। तो इस तरीके से मेरा प्री बीएड क्लियर हुआ। तो जो कॉलेज मुझे चाहिए था वो कॉलेज मुझे आसानी से मिल गया। उसके बाद ही मैंने साथ ही में करने के साथ बीएड के साथ में एक हमारे फैमिली कंडीशन ऐसी हो गई कि मुझे इनकम का सोर्स एक और देखना पड़ा। तो मैंने एक बैंक में जॉब भी की थी बीएड होने के पास पास। आरपीएससी का एग्ज़ाम देने से पहले भी मुझे फिर एक रिस्क लेना पड़ा, और हमारी रिस्क लेने की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उस रिस्क को लेने के बावजूद भी फिर मैंने जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर किया। कोई चांसेस नहीं थे ऐसे, और मतलब ऐसा लगता नहीं था। तभी जब मैं सेकेंडरी एजुकेशन में मतलब मैट्रिक का एग्ज़ाम यानी 10th का एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि बस ये इतना ही कर सकता है, आगे नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं थी। तो पेरेंट्स ने सोचा कि अब आगे पढ़ाने से फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया फिर कि मतलब इसको आगे पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए। लेकिन जो मेरी अच्छी परसेंटेज आई 10th के एग्ज़ाम के अंदर, तो उससे क्या हुआ कि पेरेंट्स मोटिवेट हुए, मैं भी मोटिवेट हुआ। तो हम कहते हैं ना, एक बच्चे के लिए छोटी सी मोटिवेशन भी बहुत होती है। अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, अगर आप किसी तरीके से उसको कोऑपरेट नहीं कर सकते,
तो अपन कहते हैं एटलीस्ट उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये पता बिल्कुल। नहीं होता कि कभी जाकर के आगे वो क्या कर सकता है। चलिए सर, मतलब कि आपकी कहानी बड़ी इमोशनल लगी मुझे एकदम, प्रॉब्लम बहुत फेस करी। अच्छा सर, अगर मैं आज के कंटेक्स्ट में बात करूं तो आज के हिसाब से और उस वक्त के हिसाब से आपने कितना बदलाव देखा, क्या प्रॉब्लम फेस करी थी अपने इनिशियल फेज में, और आज कितना बदलाव है? सर अगर देखा जाए तो पहले की कंडीशन और आज की कंडीशंस में बहुत, हम ये कह सकते हैं कि रात दिन का डिफरेंस आ गया है। ओके। पहले की कंडीशंस में आपके पास क्या जियो का फ़ोन था, क्या आपके पास नेट कितनी अवेलेबिलिटी थी? वो नहीं बिल्कुल। थी। और क्या आपके पास इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इतनी अपॉर्चुनिटी थी? क्या आपके पास स्टडी मटेरियल था? स्टडी मटेरियल भी आपके पास इतना नहीं था। जिसकी जो सोच थी वैसा ही उसका स्टडी मटेरियल था। जो बुक्स जहाँ अवेलेबल थी वो उस एरिया का स्टडी मटेरियल बन जाता था। यानी ये नहीं था कि आप पूरा इंडियन लेवल पे या कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आप कह सकते हैं कि भाई एक सेम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, या ऐसा नहीं हो सकता था कि एक बेस्ट टीचर आपके लिए मिलेगा। लेकिन उस समय सिर्फ आपके इलाके के, आपके आसपास जो अवेलेबिलिटी थी वही आपके लिए बेस्ट था। इतना ही उस समय था। लोगों को नॉलेज नहीं थी इतनी, और वे आगे बढ़ भी नहीं पाते थे, क्योंकि कुछ अपने घर में, कुछ अपने गांव में, कुछ अपने शहर में सिमट के रह जाते थे। उतना ही रिसोर्स उनके पास कम थे, कहने का मतलब है। आज के बच्चे के पास रिसोर्स बहुत है, दोनों उसमें सब सिर्फ चीज। एक दृढ़ संकल्प की, दृढ़ इच्छा शक्ति कमी है। सर एक छोटा सा मैं सवाल अपनी मेरे। परिस्थितियों के बारे में बताना चाहूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल है, मैं मतलब मैं आपके सवाल को थोड़ा सा घुमाना चाहता हूँ। आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करी, क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि आज की जो जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, वो इस प्रॉब्लम से थोड़ा सा हट गए हैं, या आज भी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है सबके साथ, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट, एक ऐसा बदला है कुछ इसमें आपके हिसाब से? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि अब काफ़ी कुछ बदल गया है, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है। वे ये सोचते हैं कि आज एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। उनके लिए जीवन में एजुकेशन और अपने बच्चों की सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसी सोच नहीं थी। पहले लोगों की सोच ये थी कि हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं था लोगों का। और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पेरेंट्स भी चाहते हुए भी ये सोच नहीं पाते थे कि हमारा बच्चा कुछ करेगा नहीं करेगा। काफ़ी मतलब डिसअपॉइंट जो चीज़ें थी, मतलब डिसअपॉइंटिंग थिंग्स थी जो पहले बहुत ज़्यादा थी। अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए हैं। इवन इवन इन द विलेजेस द पेरेंट्स, द guardians are so aware that they are sending their children to any of the school, how far it may be, but it is quite possible that they are trying to be able to give them the best opportunities. तो जगह जगह है इस तरह के इंस्टीट्यूट्स। आज गांव में बहुत चीज़ें हो गई हैं, इंस्टीट्यूट्स काफ़ी हो गए हैं, लेकिन पहले इतना नहीं था। पहले जो थी संसाधन जो कहते हैं हम, वो बहुत कम थे। तो इसका फ़ायदा बच्चों को मिलना चाहिए, तो हम भी यही चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओके। उन्हें गाइडेंस की काफ़ी कमी रहती है, तो वे समझ नहीं पाते कि उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कहीं ना कहीं अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो बच्चों को गाइडेंस भी दे सकते हैं इन्हीं के पर्पज से, कि जो वो सोच रहे हैं, तो हम वो अटके हुए हैं, हम उनसे बाहर निकाल सकते हैं। एक डिलेमा में फंस जाता है बच्चा कि मेरा क्या होगा, मुझे किस तरीके से चलना है लेके। विपिन सर, तो क्या बच्चे की सोच को बदला जा सकता है आज के टाइम में? सर मेरा मानना है कि एक सक्सेसफुल इंसान बच्चे की सोच को बहुत इजीली चेंज कर सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसके पास एक प्लेटफॉर्म होता है वो कुछ कहता है तो उसको 10 लोग सुनते हैं, लेकिन जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उसके लिए लोग कहते हैं कि जो खुद सक्सेसफुल नहीं है वो दूसरों को सक्सेस कैसे बताएगा। एक बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा जोक है, लेकिन फिर भी अपन ये मान सकते हैं कि कहीं कहीं रियल लाइफ में ये सूटेबल होता है, कहीं सूट करता है, फिट बैठता है, ऐसा हो जाता है। चलिए सर, एक छोटी सी बात मतलब मेरे दिमाग में बहुत जैसे परेशान कर रही है, कि प्रॉब्लम्स जो है वो जनरली सबकी सेम है, चाहे वो फैमिली जी की हो, सर। चाहे शौक की हो, रिसोर्स की हो, कुछ भी। तो आपके हिसाब से आपने किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व में बदला था, मतलब उनका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा था? क्या मतलब आपकी जो फैमिली की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा जो अपना आपको ये कहता है सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, आपके हिसाब से कैसे क्या कर सकता है? सर ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो अगर वो किसी के काम आ जाए तो बेटर है, मैं बताना चाहूँगा।
जी जी बाकी जी। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि भाई मेरे सामने जो प्रॉब्लम्स आई वो मैं बताना चाहूँगा। जी सर मेरी स्कूलिंग हमेशा गवर्नमेंट स्कूल से रही है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ तक हम सोचते हैं कि भाई एजुकेशन नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन मिलती है, आप में लगन होनी चाहिए, है ना। लेकिन उसके साथ क्या था कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड मतलब काफ़ी पुअर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। पेरेंट्स की कंडीशन ऐसी स्थिति जिसके पास कुछ नहीं, मतलब वो कहते हैं कि डेली कमाना और डेली खाना, जी अगर जी आज जी। नहीं कमाएंगे तो कल नहीं खाएंगे, इस तरह की ये कंडीशंस थी। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चा होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है, मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल। अपने माइंड को फ्री नहीं रख पाता। वो ये इमेजिन नहीं कर सकता, वो अपने टारगेट सेट नहीं कर सकता, वो ये नहीं सेट कर सकता कि मैं जीवन में आगे होकर ये बनूंगा। तो मेरी उम्र के मेरे साथी जो कहते थे कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन, सबकी अपनी सोच। मैं सोचता था मैं क्या बनूंगा, इतना जी कंफ्यूजन, क्योंकि ऐसा लगता था कि मैं आगे पढ़ूंगा, पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। तो इसका समाधान धीरे धीरे निकलता है जब आप कुछ करके दिखाते हैं, तो 10 लोग आपको हेल्प करने के लिए या कुछ डायरेक्शन देने के लिए तैयार होते हैं। सेकेंडरी का मेरा रिजल्ट आया, मेरी 80% तक आई, और मैथ्स में साइंस में 93 तक मार्क्स आए, तो लोगों ने सोचा कि भाई हाँ ये कुछ कर सकता है, तो कुछ एक उम्मीद दिखी। तो मेरे जो रिलेटिव्स थे, मेरे मामा जी, मेरी मौसी जी, उन्होंने कहा कि इसकी एजुकेशन जारी रहनी चाहिए, आप 10th के बाद में इसको पढ़ाई छोड़ने के लिए फोर्स मत करो, आप ये मत हो सकता है ये कोई ना कोई ऐसे काम कर लेगा जिससे कि पढ़ाई भी होती रहेगी और फैमिली खर्चा चलता रहेगा। सर मैंने उसके बाद ट्यूशंस पढ़ाना चालू किया, तो बिल्कुल। मेरे कॉलेज तक में कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है कुछ और ही सोचने लग जाता है। मेरी सोच कुछ अलग हुई। मैंने सोचा, मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं एक बुक लिखूं, एक रिसर्च करूं। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आपके लिए जरूर इस बारे में प्रे करूंगा कि जो भी आपका सपना वो अभी भी पूरा हो जाए। बिल्कुल सर। तो उसके लिए बचपन से मैंने सोचा कि जो अच्छी चीजें लगती हैं, चाहे पेपर में है चाहे बुक्स में है, उनको एक इकट्ठा करके रखना चाहिए। इकट्ठा करते करते बहुत सारे ज्यादा मटेरियल हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना स्वयं का मटेरियल बनाया जाए, कुछ चीजें ज्यादा ही हो गई। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद में मैंने एक, जो थे हमारे पास में प्राचीन एक मठ था, तो उसमें जाना शुरू किया, अपने फ्रेंड से मिला, वहाँ पर कई चीज़ों की मुलाकात हुई। तो ऐसे रिसर्च थोड़ी बहुत चलती रही। फिर मैंने सोचा कि लाइफ जो है मतलब कुछ चेंजिंग भी होनी चाहिए, मतलब कॉलेज की एजुकेशन तक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक बच्चा मतलब क्या करे। हमारे सामने मेरा जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, जो महाराजा कॉलेज है जयपुर में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसमें एडमिशन हो गया था, और शायद एडमिशन नहीं होता तो मैं पढ़ाई आगे जारी भी नहीं रख पाता। तो मैंने बीएससी करी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। उसके साथ में मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स फेस आई कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था, पर फिर भी मेरे फादर का जॉब का जो था, वे काम करते थे, प्राइवेट जॉब था उनका। उस जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, फादर थोड़े बीमार रहने लगे। तो मेरे सामने प्रॉब्लम इतनी आई कि मुझे ऐसा लगा कि भाई अपने को क्या करना चाहिए, मतलब और डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज़्यादा कि जिस बच्चे से बात करते, जिस फ्रेंड से बात करते, वो कहते कि अपन कंपनी में जॉब लग जाएं, या अपन क्या करें, क्या काम करें। उस समय की निराशा, 2006 की बात है सर, जिस टाइम पर मैं कॉलेज से मतलब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया था। तो माहौल इतना मतलब बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा माहौल देखा, लोगों की ऐसी सोच देखी कि अपन कुछ नहीं कर सकते, चाहे बीए करो, चाहे बीकॉम करो, चाहे बीएससी करो। तो सोच ऐसी थी कि, और इवन ये कहते थे कि बीटेक तक भी कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, मतलब एक सोच, एक एनवायरनमेंट हर किसी का ये था कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल, जॉब मिलना नामुमकिन, एक इस तरह की सोच हो गई थी। उससे बाहर निकलना, वही निराशा ने मुझे घेर लिया, और उससे बाहर निकलना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाया। एंड में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो बीएससी करने के बाद मैंने बस सर इसी बस। सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ बस दी। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अभी इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में हम इसको कवर करते हैं। तो विपिन सर का आधा इंटरव्यू हमारा हो गया, आधा इंटरव्यू हम सेकंड पार्ट में रखते हैं अभी। ठीक है। तो आपकी कहानी अधूरी है, आपकी कहानी बहुत इमोशनल है, मतलब अच्छा लगा सुन के। ऐसा लगा कि जिंदगी में एक आम इंसान जो प्रॉब्लम फेस करता है, टॉपर भी, सिलेक्शन लेने वाले भी उन्हीं प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट को फिर। ठीक है सर। ओके सर।